हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में बात करते हैं। अन्य प्रकार की असमानता के बारे में बात करेंगे क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट टू। आज के जो पार्ट टू है ये समानता का चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में बात किया। इसके साथ साथ कांता और उनके बीच में होने वाले जो भेदभाव थे, असमानताएं थी, उनके बारे में हमने बात कर लिया था क्लास। तो आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कि समाज में कुछ और भी अन्य प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। क्लास कहता है कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार उन्हें मिला हुआ है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कांता है और दूसरा यहाँ पर जो इसके साहब जी हैं, इन दोनों के जो वर्क हैं उन दोनों के वर्क एक दूसरे से अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। अब जब इनके काम अलग अलग हैं तो इनके बीच में जो समानता की स्थिति है वो भी अलग अलग है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर असमानता के कारण या फिर जो असमानता उनके साथ होती है, इसमें पहला तो बताया गया निर्धनता। यदि आप गरीब हैं तो आपके साथ असमानता होती है। दूसरा है जो समाज में देखने को मिल जाता है वो है जाति है। तीसरा है लिंग, जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। अगला है धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। फिर आ जाता है हमारा भाषा आ जाता है। ऐसे कई सारे अन्य कारक है जिसके आधार पर भारत में असमानताएं देखने को मिलती है। कहता है इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है, जो भारत में देखने को मिलता है। तो क्लास कह रहा है क्या, पहला कहता है कि भारत में समानतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। हमारे यहाँ पर जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पर असमानता या भेदभाव देखने को मिलता है। जातिगत असमानता के आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ कई हजारों की संख्या में जाति है। इसके कारण अलग अलग जातियों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है। यदि आप ग्रामीण समाज में और ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। क्योंकि गांव के अंदर ज्यादातर जो लोग होते हैं उन लोगों की जो पहचान होती है, लोगों की जो पहचान होती है वो पहचान किस पर होती है, तो वो जाति के आधार पर होती है कि भाई फलना उस जाति का है, फलना उस जाति का है, उसका बेटा उस जाति का है, उसका जो बहू बहू है वो उस जाति की है। तो यहाँ पर जाति के आधार पर लोगों को पहचानी जाती है। इसीलिए बच्चों को छोटी सी आयु में ही उनको अपनी जाति के बारे में पता हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा हमारा मानना है कि समाज में जब लोग ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, तो उनके बीच में जातिगत जो भेदभाव होता है, जो असमानता होती है, वो नहीं होती, जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में। लेकिन ये बात गलत है। ये बात पूरी तरह से गलत है। जब आप दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं तो क्या आप यहाँ पर शादी विवाह देखते हैं? यहाँ पर होने वाली अधिकतर शादियाँ, लगभग देखा जाए तो 80% से ज़्यादा शादियाँ जो होती है वह एक ही जाति में होती है, एक ही जाति के अंदर होती है। या इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं अंतर विवाह कहते हैं, अंतर जातिगत विवाह कहते हैं, अंतर जातिगत विवाह कहते हैं। क्लास इसकी जो जानकारी होती है हमें 4th और 6th सेंचुरी में मिल जाती है।
4th और 6th शताब्दी में मिल जाती है और ये जानकारी हमें मिलती है महाभारत से मिल जाती है क्लास, महाभारत से। महाभारत को जब इस समय लिखा गया था हमारे समाज की घटनाओं के आधार पर, तो हमें इसी समय समाज में बताया गया था कि समाज में महिलाओं की, पुरुषों की जो शादी होती है, वह गोत्र के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? गोत्र के आधार पर होती है क्लास। कहता है, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि उनकी जो शादी होती है, विवाह होता है, वो किसी न किसी खास जाति के अंतर्गत ही होता है, ना कि किसी बाहर की जाति में होता है। कहता है, आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, मतलब कि आपने इसके बारे में छठी क्लास की जो मैंने सिविक्स का चैप्टर डाला था, आपने उसमें पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस प्रकार के चैप्टर को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में इसके बारे में विस्तार से डाल दिया है। प्लस कहता है इसके अंदर कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लिए स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में होता है। जैसे यहाँ पर हम जब बात करते हैं, सार्वभौमिक की बात करते हैं, तो सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी वयस्क व्यक्ति को, सभी वयस्क व्यक्ति को होता है। थोड़ा सा ये गलती लिखा जा रहा है, सभी वयस्क व्यक्ति को होता है। लेकिन क्लास यहाँ पर एक बात और भी, अब ये सारे वयस्क व्यक्ति कौन से होंगे? तो जिनकी उम्र 18 प्लस होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दलित किन्हें कहेंगे? तो दलित उन्हें कहते हैं जो निम्न जाति के होते हैं या नीची जाति के होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं यहाँ पर दलित कहते हैं। कहता है दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। क्योंकि उनके साथ होने वाला जो भेदभाव है, ये किसके आधार पर हो रहा है? तो जाति के आधार पर हो रहा है। और जाति के आधार पर होने वाले ज्यादातर भेदभाव व्यक्ति के साथ बड़े स्तर पर देखने को मिल जाते हैं क्लास। कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि यह एक व्यक्ति हैं, इनकी इनका ये लेखक भी हैं और इन्होंने अपनी किताब भी लिखी, जुट्ठन। अपने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक प्रसिद्ध दलित लेखक, इन्होंने अपनी आत्मकथा जुट्ठन में लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, दूर जाकर के बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। जैसे कि ये हमारे पास स्कूल है, तो इस स्कूल में यदि आगे ब्राह्मण बैठते हैं, क्षत्रिय बैठते हैं, शूद्र बैठते हैं, तो वैश्यों को बहुत दूर बैठना पड़ता था और इन दूर होने के कारण इनके साथ क्या हुआ? तो भेदभाव देखने को मिलता है। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि उन्हें दूर बैठने के लिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो डिस्टेंस था, वो काफी ज्यादा था। कह सकते हो कोरोना वायरस की स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते थे, क्योंकि दूर से देखने पर हम उसे सही से देख नहीं पाते थे। इसीलिए इस समय इस प्रकार की समस्याएं दलित परिवार के बीच में देखने को मिल जाती है। कहता है कभी कभी, कह रहा है यहाँ पर आगे ना, कि कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दिया करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, चौथी कक्षा में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कह दिया। मतलब कि वहाँ का जो हेड मास्टर होता है, उसने कह दिया कि आप झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए पूरे स्कूल का। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगती थी, ऐसा उसने बताया। धूल से चेहरा, सिर अट गया और मुंह के भीतर धूल घुस गई, क्योंकि धूल उड़ने से उसको धूल की समस्या देखने को मिल जाती है। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन उनकी निगाह मुझ पे ही टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, क्योंकि आप पानी इसलिए नहीं पी सकते थे क्योंकि आपके पीने से जूठे हो जाएंगे गिलास, आपसे छुआछूत का भेदभाव बढ़ जाएगा, इसीलिए। कहता है पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजे से
मास्टर और लड़कों की आंखें छिप करके तमाशा देख रही थी कि लड़का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देख लिया। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ करके उन्होंने स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए, मास्टर यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यूं ही नहीं, इसके साथ और भी आवेंगे पढ़ने को। मतलब कि इनके साथ साथ गांव के और भी दलित समाज के लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा ही सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक को उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वह मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस में ही मछली पकाने की गंध आ रही थी। मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग मछली भी खाया करते थे, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि ये दूसरी जाति के हैं, इसीलिए हम उनको घर में रूम रेंट नहीं देंगे, मतलब रूम नहीं देंगे उनको रहने के लिए। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने को मना कर देते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव देखने को मिल जाते हैं। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि वो दूसरी भाषा के थे। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण अपने पास नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि उनके बीच मनमुटाव होगा और आप किसी न किसी विद्रोह के शिकार हो जाएंगे। क्लास, ये जो टॉपिक था हमारे पास जिसमें हमने बात किया कि कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के वीडियो में, यहाँ पर मानवीय गरिमा के मूल्य के बारे में बात करेंगे कि किसी भी देश के अंदर मानवीय गरिमा का मूल्य किस प्रकार से बढ़ता है या घटता रहता है। क्लास, तो आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। धन्यवाद।